नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे यहाँ पर बारिश की, जहाँ पर वायदा से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो उसके ऊपर होगी चर्चा। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर देश में चावल की बुआई की, जहाँ पर नंबर्स हल्के से यहाँ पर गिरते हुए नजर आए हैं, लेकिन आगे जाकर OMSS की बात है, क्या कुछ डिटेल्स हैं, इस पर ही होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं NCDX के EVP अरुण यादव, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग, SMC ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में मौसम विभाग के साइंटिस्ट बिक्रम सिंह ने मुंबई की बारिश पर क्या कहा। मुंबई में मैं कहूंगा कि कल से जो बारिश में है उसमें तो राहत मिलेगी थोड़ा। आप ये कह सकते हैं हल्की मध्यम तक या एका दुक्का जगहों में जो हैवी रेन है वो मिल सकती है, इतना तक तो रहेगा कल परसों में भी। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग विंड्स है आज भी है और कल तक भी वो रहेगी, तो उसकी वजह से भी देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो ट्रीज है वो अपरूट हो रहे हैं, उसकी वजह से कहीं दिक्कत हो जा रही है, कोई लोग चपेट में भी आ रहे हैं। तो उस लिहाज से स्ट्रॉन्ग विंड की लिहाज से तो कल भी थोड़ा आपको सतर्क रहना पड़ेगा मुंबई में। बाकी रेनफॉल एक्टिविटी कल से कम हो जाएगी, लेकिन हाँ आज जो है आज 24 आवर्स के लिए, कल मॉर्निंग तक के लिए अगर देखेंगे तो हमने रेड अलर्ट वो रखा है मुंबई के लिए। 7 तारीख के बाद देखें, 7 के बाद देखेंगे तो जो कोंकण एंड गोवा रीजन उसमें तो बारिश ठीक ठाक मिलती रहेगी, लेकिन जो इंटीरियर पार्ट्स उसमें थोड़ा कमी आएगी, ये बात है। आप कह सकते हैं कि स्कैटर्ड एक्टिविटी रहेगी, लाइट मॉडरेट तक की ही रहेगी। और उसमें 15 तारीख के बाद देखेंगे तो फिर से जो एक सर्ज आएगा मानसून का, तो तब आपको बारिश की एक्टिविटी वापस देखने को मिलेगी। ऑलराइट, तो ये IMD की तरफ से खबर आती हुई कि आगे जाकर और 1-2 दिन यहाँ पर इस तरह की बारिश रह सकती है, लेकिन कल सुबह के बाद थोड़ी सी यहाँ पर इंटेंसिटी कम होती हुई नजर आएगी और साथ ही साथ 15 जुलाई के बाद यहाँ पर फिर से बारिश आ सकती है। आपको याद भी दिला दें कि ये एल निनो का साल है। जुलाई अच्छा है, जून काफ़ी ख़राब था। जून में 40% डेफिशिएंसी थी बारिश को लेकर। जुलाई में 1 से 5 जुलाई के बीच में 40% अबव नॉर्मल मानसून है और अगर पूरा क्यूमुलेटिव देखें 1 जून से लेकर अब तक, तो 23% की डेफिशिएंसी अब यहाँ पर बनती हुई नजर आई है। और ऑफ कोर्स जुलाई में ड्राई पीरियड रहने वाले हैं, अगस्त सितंबर में एल निनो का असर देखने को मिलेगा। तो क्लियरली अभी 3-3.5 महीने का जो मानसून पीरियड है वो हमारे सामने यहाँ पर बाकी है। लेकिन NCDX का जो रेन मुंबई है वहाँ पर वो नंबर्स आपके लिए सामने लेकर आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने अपर सर्किट लगता हुआ देखा है। रेन मुंबई जो है ये IMD के साथ यहाँ पर अलाइंड है। वंदना, एक तो जिस तरह से मानसून है और जिस तरह से हमने यहाँ पर IMD की तरफ से और जिस तरह से रेन मुंबई में अपर सर्किट लगता हुआ देखा है, कैसे रीड करती हैं उसे? जी मनीषा, ये टोटली यहाँ पे अलाइन लग रहा है और सबसे बड़ी बात है कि जब यहाँ पे बिलो नॉर्मल की बात हुई थी तो हम लोगों ने रेट्स को नीचे जाता हुआ देखा। लेकिन अगर सिचुएशन देखा जाए, स्पॉट से कंपैरिजन किया जाए, तो जो अपना रेन मुंबई है अभी डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर आप टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करेंगी तो अभी RSI बिल्कुल ओवरबॉट जोन में है, 9 डेज के EMA से ये ऊपर ट्रेड हो रहा है। लेकिन अभी इसमें जो ट्रेंड है फिलहाल के लिए, ये काफी स्ट्रॉन्ग मुझे लग रहा है कि अभी भी बनता हुआ नजर आ रहा है और प्राइसेस जो है, जो चार्ट्स बता रहा है, ये थोड़ा सा भी हायर साइड ही यहाँ पे रहने की उम्मीद है। मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड है अपना, अभी जुलाई में रहना चाहिए, इसे एटलीस्ट मिड ऑफ जुलाई तक रहना चाहिए। इमीडिएट सपोर्ट की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि 25,900 के करीब है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस सीजन में एक बारी जो हम देखते हैं भी इसमें 26,500 से 26,800, थोड़ा लॉन्गर में यहाँ पे व्यू दे रही हूँ, वहां तक यहाँ पे जाने की उम्मीद है। और मुझे लग रहा है कि हर जो एक करेक्शन एंड डिप है वो यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है। वंदना, ऑफ कोर्स एक नया कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन किस तरह का पार्टिसिपेशन यहाँ पर बनता हुआ देख रही हैं? मुझे लग रहा है कि अभी जिस तरीके से रेन की इंटेंसिटी बढ़ी है मुंबई में, यहाँ पे हम लोगों ने वॉल्यूम में पिकअप होता हुआ देखा है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो पिक करते हुए नजर आएंगे और इसमें रिटेलर्स की यहाँ पे खासकर मतलब इंटरेस्ट जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि ये मूवमेंट्स यहाँ पे बड़ी क्विक आ रही हैं। तो जो लोग क्विक मूवमेंट्स चाह रहे हैं उनके लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये यहाँ पे अट्रैक्टिव बनता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम यहाँ पर महीने देखें तो जून में गिरावट देखने को मिली थी, जुलाई पॉजिटिव है, अगस्त और सितंबर फिर थोड़े से हल्के हैं। इसका मतलब है बाजार लोअर बारिश की एक्सपेक्टेशन कर रहा है अगस्त और सितंबर में। जी, इसलिए मुझे लग रहा है कि जो मेजर एक्शन है वो जुलाई में आएगा और अगस्त सितंबर आते आते जो हम लोगों ने जून में एक मूवमेंट आते हुए देखी थी मनीषा, वो यहाँ पे आता हुआ दिख सकता है। तो जो मेजर एक्शन का जो यहाँ पे मंथ रहेगा वो जून भी नहीं था, ये जुलाई रहेगा और मिड ऑफ अगस्त थोड़ा बहुत हम मान के चल सकते हैं। इसके बाद मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा स्लगिश होता हुआ जाएगा और ये बिल्कुल यहाँ पे ट्यून इन रहेगा मॉनसून के मतलब डेवलपमेंट से। जून में हम लोगों ने नहीं देखा तो ये जो इंडेक्स था ये बिल्कुल रेंज में था। जैसे ही
जुलाई में यहाँ पे मानसून की बात शुरू हुई, जैसे ही यहाँ पे शुरुआत हुई है, हम लोगों ने एक सुपर रिएक्शन आता हुआ देखा। तो मुझे लग रहा है कि जुलाई ये काफ़ी एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है। पॉइंट टेकन। तो ये तो मानसून की बात हुई और इसी के बाद यहाँ पर अब बुआई की बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ इंडिया राइस एक्सपोर्टर फेडरेशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम गर्ग जुड़ चुके हैं। डॉक्टर गर्ग, शुक्रिया साथ देने के लिए। बारिश की जो हाल है, जिस तरह से उठापटक है, लेटेस्ट नंबर्स ऑफ कोर्स यहाँ पर आएंगे, लेकिन ओवरऑल बुआई को लेकर आप क्या सुन रहे हैं फिलहाल? देखिए, पैडी की जो बुआई होती है वो सोइंग होती है 15 जुलाई से शुरू होती है, जो काफी मेजर पूरे भारत के अंदर हरियाणा, पंजाब, यूपी सभी स्टेट में होती है। और एक, यदि आपको ध्यान होगा, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपके चैनल के ऊपर ही कि हमने एक सर्वे करवाया IREF ने, जिस सर्वे के अंदर अभी बारिश का सर्वे हुआ, क्रॉप का सर्वे हुआ, जिसके अंदर जो रेन है, जो अल नीनो का काफी इफेक्ट की बातें की जा रही थी, वो इंडिया के अंदर ऐसा इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये हम गारंटी से कह सकते हैं कि अल नीनो का इफेक्ट इंडिया के अंदर नहीं होगा। हमारी क्रॉप बहुत अच्छी होगी और रेंज जो है मोर देन एक्सपेक्टेशन रहने वाली है। और जैसे अब छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल एंड तेलंगाना, आंध्रा, इन सभी के अंदर रेन जो अभी हो रही है, अनुमान से कुछ बेटर रेन हो रही है। थोड़ा पंजाब और हरियाणा के अंदर अभी स्लो है, पर मेरे को लगता है कि, और जैसा हमारा सर्वे बोलता है कि इसके अंदर हर हालत के अंदर यूपी के अंदर भी जो पेस्टिसाइड फ्री का करके इसको किया जा रहा है, तो उसके लिए अभी धीरे धीरे इसकी रेन आगे बढ़ेंगी और क्रॉप अच्छी होंगी। और पहले से, पिछले साल से कुछ ना कुछ क्रॉप बढ़कर आएगी हर हालत के अंदर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। और रेन का हमें और पीने के पानी का या कहीं भी कोई शॉर्टेज कहीं भी सुनने को नहीं मिलेगी, जो पीछे कुछ दिनों से बातें चल रही थी इसके अंदर। जी डॉक्टर गर्ग, एक दो चीज़ें इसमें और भी हैं। एक तो ये कि सरकार की तरफ से अब हमने OMSS के बारे में यहाँ पर बात आते हुए देखी है। दूसरा ये भी है कि अब जो PDS में है, उसमें यहाँ पर राइस की जो ब्रोकन है उसकी क्वांटिटी यहाँ पर घटाई गई है। किस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हमने चावल में होते हुए देखी हैं, ऑफकोर्स एथेनॉल की तरफ यहाँ पर इसका ज़्यादा पुश बनता हुआ नजर आया है। कैसे देखते हैं भारत के बाजार में जिस तरह के डायनामिक्स हैं चावल को लेकर? देखिए, अभी जैसे OMSS के अंदर जो नई पॉलिसी आई है इस मंथ के अंदर, जो अक्टूबर तक के लिए, तो इसके अंदर ब्रोकन्स जो हैं, ये राइस को 2 मिलियन टन के करीब 20 लाख टन एथेनॉल के लिए दिया गया है। वैसे उसको एथेनॉल में देने की जरूरत भी नहीं है, यदि गवर्नमेंट चाहे तो इसको ओपन मार्केट में सेल कर सकती है। एथेनॉल प्लांट्स को देना, और जिसकी आज कॉस्ट, यदि एथेनॉल प्लांट में करते हैं तो गवर्नमेंट के राजस्व के ऊपर ज्यादा असर पड़ता है, बल्कि इसको हम एक्सपोर्ट करें तो वो बेटर बेनिफिट होगा कंट्री के लिए। क्योंकि एथेनॉल के लिए तो और भी अल्टरनेटिव है काफी, जैसे राइस के जो नीचे रिजेक्शंस निकलती हैं या ब्रोकन्स निकलते हैं, वो एथेनॉल में आप डाल सकते हैं। पर जो एक पूरा एक होल ग्रेन राइस 25% ब्रोकन या 10% ब्रोकन जो राइस आज FCI खरीदती है, और उसको एथेनॉल में देना, एक जस्टिफाइड नहीं है, और वो किसानों के हित के अंदर भी नहीं है इसको। बल्कि यदि हम एक्सपोर्ट में करेंगे तो आज जो 23 रुपए 20 पैसे एथेनॉल प्लांट को दिया जाता है, तो उसी राइस को इजिली हम एक्सपोर्ट के अंदर 33 रुपीस का, 32 रुपीस की एक फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोर्टर्स ला सकते हैं, और वो कंट्री के लिए बेनिफिट होगा। हम ज्यादा बड़ी पहुंच बना पाएंगे वर्ल्ड के अंदर, जो हम आज के दिन ऑलरेडी 21-22 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसको बढ़ाकर यदि इजिली अवेलेबल होगा एक्सपोर्टर्स को राइस, तो उस एक्सपोर्ट को हम 25-26 मिलियन टन तक आराम से ले जा सकते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज के अंदर भी भागीदारी होगी, जो कि आज हमारी नीड भी फॉरेन एक्सचेंज की इसके अंदर। तो दूसरा, जो OMSS के अंदर हर साल कुछ ना कुछ तो प्राइस बढ़ती हैं। जैसे अब FCI का भी आप देखें, जो अगले महीने से उन्होंने सेल करने के लिए ओपन मार्केट के अंदर उसको 800 रुपए से 1000 रुपए के लगभग में उसके फ्लोर प्राइस बेचने के, जो पहले 28 रुपए होते थे, अब 29 रुपए कुछ पैसे किया गया है। तो ये तो एक नॉर्मल है, और मार्केट उसको ऑब्जर्व भी कर लेगी, क्योंकि डॉलर की भी बढ़त मिली एक्सपोर्टर्स को, जो आज डॉलर रुपी 95 रुपीज 40 पैसा का ट्रेड कर रहा है। तो वो 1-2%, 3% वो प्राइस के अंदर ही चला जाएगा। फिर भी हम वर्ल्ड के अंदर आज कंपिटिटिव हैं, और वर्ल्ड के अंदर हर मार्केट में कंपीट कर पा रहे हैं। आप देखेंगे हमारी एक्सपोर्ट्स की कितना भी कुछ हुआ है, हमारी क्वांटिटियां कम नहीं हो रही हैं, और रेगुलर हम लोग एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं।
डॉक्टर, अगर मैं वही अब पॉइंट अगला लेके आपके पास आ रही थी कि जिस तरह से जब से एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस हटी हैं और उस पर आपने काफ़ी काम भी यहाँ पर किया है, 40% ओवरऑल ग्लोबल एक्सपोर्ट का हिस्सा फिर से यहाँ पर भारत की तरफ आ चुका है। क्या क्या नंबर्स के साथ आप काम कर रहे हैं इन सेंस ऑफ इस सीजन में, आने वाले सीजन में, कि किस तरह के एक्सपोर्ट हम देख पाएंगे? देखिए, एक्सपोर्ट के अंदर हम ये मानते हैं कि जो नॉन बासमती की बात करें, क्योंकि बासमती पर जरूर थोड़ा सा इफेक्ट आएगा, क्योंकि बासमती के अंदर लगभग 6.5 मिलियन टन एक्सपोर्ट करते रहे हैं, पर मिडिल ईस्ट वार की वजह से कुछ जगह के ऊपर उतना वॉल्यूम नहीं जा पाया। फिर भी वार के अंदर कुछ शिपमेंट्स गई हैं, पर वॉल्यूम के अंदर काफी घटाव हुआ है। तो हो सकता है बासमती हम लोग 5-5.5 मिलियन टन के आसपास में रुकें, पर नॉन बासमती के अंदर अब इसको अचीव करेंगे और मिनिमम 16 मिलियन टन से 17 मिलियन टन के बीच में हम नॉन बासमती को कर पाएंगे, जो कि 22-23 यदि टोटल राइस की क्रॉप को देखें जो एक्सपोर्ट करने का है, तो भारत के हमारे आंकड़े बैठेंगे उसके अंदर। इसी के लिए अभी देखिए, भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस वापस अक्टूबर में की जा रही है, 23, 24, 25 अक्टूबर को। तो उससे अब हजारों लोग उसके अंदर बाहर विदेशों से आएंगे और मार्केट का हमें मिलेगा, जिसका बेनिफिट लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा रहा। तो वही हमारा फेडरेशन का एम है कि इस साल हम हर हालत में 23 मिलियन टन क्रॉस करेंगे। ऑलराइट, तो 23 यहाँ पर करने का उद्देश्य है। यहाँ पर ऑफकोर्स बासमती में हल्की सी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन नॉन बासमती से इसकी भरपाई यहाँ पर हो सकती है। हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी अब यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जो कि पद्मश्री अवार्डी हैं, और बारिश को लेकर ऑफ कोर्स इनका यहाँ पर पानी के पहरेदार की तरह से इनको यहाँ पर बुलाया जाता है। उमाशंकर जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर प्रेम, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। डॉक्टर प्रेम गर्ग आपकी बहुत बहुत तारीफ करते हैं और बहुत शुक्रिया हमारे लिए आज यहाँ पर समय भी निकालने के लिए। जिस तरह से एल निन्यो वाला साल है और कुछ चिंताएं यहाँ पर आगे जाकर हैं, जून ने तो डरा ही दिया था, जुलाई में ऑफकोर्स यहाँ पर बारिशें काफ़ी लौटी हैं, लेकिन एल निन्यो का साल है, अगस्त सितंबर में शायद चिंता फिर से यहाँ पर लौट सकती है। कैसे आप देखते हैं, जिस तरह से आप यहाँ पर पानी के कंजर्वेशन में लगे हुए हैं, क्लाइमेट चेंज है, एल निन्यो है, कैसे आप देखते हैं ये साल? ये डॉक्टर प्रेम गर्ग साहब का बड़प्पन है कि वे सबको बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। मैं मानता हूं कि एल निनो का जो प्रभाव है वो भारत में कम पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत महासागर की ये घटना है, ये प्राकृतिक घटना है, ये गर्मी पैदा करती है, बादल को और हवा को दूसरी दिशाओं में ले जाती है। भारत का भूभाग तो 4% है, तो प्रभावित तो उतना नहीं होगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरी बात, क्योंकि मौसम की घटना है, बरसात हमारे यहाँ मैं किसान हूँ गांव से, पानी के क्षेत्र में मुझे पद्म सम्मान मिला है, IREF की तरफ से मैं उसका किसान की तरफ से अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं निवेदन करूंगा कि किसान परेशान न हो। बहुत ज्यादा इसका जो देश में दुनिया में अभी चिंता व्यक्त की जा रही है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बासमती भी पैदा होगा, नॉन बासमती पैदा होगा, भारत में कहीं प्रकार के भी पानी का संकट नहीं है, लेकिन जो संकट होगा पेरू में हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है, दक्षिणी अमेरिका में हो सकता है, फिलीपींस में हो सकता है, इंडोनेशिया में हो सकता है, उतना प्रभाव भारत में नहीं पड़ेगा। मैं पानी का विद्यार्थी हूं, मैंने पानी पिछले 30-35 वर्षों से पढ़ा है और बहुत सारे सूखा भी देखे हैं मैंने, लेकिन अभी इतना मुझे दिख नहीं रहा है। इसलिए किसान लगातार धान को बो रहे हैं और हमारे यहाँ 15 जुलाई तक पैडी लगती रही है और दक्षिण भारत में के कई राज्यों में पानी बरस रहा है, इसलिए अभी उतनी चिंता करने की बात नहीं है। उमाशंकर जी, ऐसा ये भी माना जाता है कि ऑफ कोर्स बुआई का समय है, तो खरीफ के लिए तो ये बहुत ऑपर्च्यून टाइम है कि जिस समय पे हम यहाँ पर बारिश होता हुआ देख पा रहे हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि भारत में बहुत सारा पानी, क्योंकि वाटर हार्वेस्ट नहीं किया जाता, स्टोर नहीं किया जाता, तो ये वापस वेस्ट होके वापस सी में चला जाता है। आप जखनी को यहाँ पर चेंज कर चुके हैं, जलग्राम उसे यहाँ पर बना चुके हैं। क्या एक नेशनल पॉलिसी, एक नेशनल एक पहुंच है वहां पर, एक कोशिश है वो करने की? मनीषा जी, अभी हम IRF की तरफ से कुछ गांवों को जखनी मॉडल के तौर पे खेत का पानी खेत में रहे, खेत की मिट्टी खेत में रहे, रसायन मुक्त खेती हो, और माननीय जो हमारे अध्यक्ष हैं डॉक्टर प्रेम गर्ग जी के नेतृत्व में अभी हम 100 गांव में काम करने की योजना बनाएंगे। और पानी का संकट पूरी दुनिया में है, लेकिन पानी बनाया नहीं जा सकता, केवल बचाया जा सकता है। और IRF इस दिशा में किसानों के साथ संवाद लगातार कर रही है और कोशिश है कि जखनी जैसे कई हजार गांव हम जलग्राम भारत सरकार ने बनाए हैं
और आगे भी हम बनाएंगे, ऐसी हम सबकी कोशिश है। और पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे। ओके। उमा शंकर जी, सरकार की तरफ से किस तरह का इंसेंटिव या क्या सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन आप लेकर यहाँ पर लेकर चल रहे हैं? मुझे याद है बहुत पहले आपने एक बार जल व विश्वविद्यालय की भी यहाँ पर बात की थी, कुछ काम उसके ऊपर भी है? हाँ, मैं मानता हूं कि भारत में 28 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं और 1212 विश्वविद्यालय स्टेट सेंटर मिला के 53,000 डिग्री कॉलेज हैं, 12 लाख प्राइमरी जूनियर हैं, लेकिन जल का कोई विश्वविद्यालय नहीं है। तो हम जल विश्वविद्यालय, वाटर म्यूजियम, वाटर लाइब्रेरी इस पर काम कर रहे हैं और काफी इसके आगे बढ़ चुके हैं। और मुझे लगता है कि 1 साल के भीतर आपको पानी के बारे में काफी कोर्स की तैयारी चल रही है। मैं उस पे कामची, हमारे जो वाटर एक्सपर्ट्स हैं, ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन की टेक्निक है, जो पहाड़ में तालाब बनाने की कला थी, पहाड़ में कुआं बनाने की कला थी, जो ऐसे अकाल और सूखा से निपटते थे, ऐसी हम शिक्षा की बात कर रहे हैं। और शीघ्र ही जल विश्वविद्यालय, मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत 2047 का जो उनका सपना है, इस दिशा में जो चावल व्यवसाय है, जो सबसे अधिक रोजगार देता है, 52 देश हम पर निर्भर हैं। हमें अपनी चिंता नहीं है, हमें उनकी चिंता है जो हम पर निर्भर हैं। ये व्यवसाय तो है ही, विदेशी मुद्रा तो आ ही रही है, लेकिन जगन्नाथ का जो भात है, ये जगन्नाथ के भात में जगन्नाथ की कृपा से कोई कमी नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे विश्वास है मनीषा जी। ऑलराइट, तो क्लियरली काफी कुछ यहाँ पर किया जा रहा है। और ब्रेक लें उससे पहले डॉक्टर गर्ग, एक सवाल आपसे यहाँ पर चावल के प्राइसेस को लेकर है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी वॉलेटाइल मूव्स बनते हुए नजर आए हैं, लेकिन भारत में चावल के प्राइसेस आपको कैसे लगते हैं? जैसे आपने कहा हम कॉम्पिटिटिव हैं यहाँ पर एक्सपोर्ट्स के लिहाज से, तो किस तरह का आगे का ट्रेजेक्ट्री नजर आता है? देखिए, लोकल प्राइसेस के अंदर जरूर थोड़ी सी तेजी आई है। राइस के अंदर, पार बॉइल्ड राइस के अंदर कोई डिमांड काफी बड़ी है। जो बीच में एक बेनिन के अंदर प्रॉब्लम आई थी कि लाइसेंस सिस्टम किया गया था और उसके अंदर क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि एक बेनिन एक अकेला मार्केट है जो 2.5 मिलियन टन साल का इंपोर्ट करता है। तो उसके अंदर अभी क्लियरिटी हो चुकी है, काफी लोगों को लाइसेंस मिलने शुरू हुए हैं और शिपमेंटें रेगुलर एक के बाद एक जा रही है। आज भी काकीनाडा पोर्ट के ऊपर अकेले देखेंगे आप, बेनिन के लिए लगभग 2 लाख टन के वेसल्स लगे हुए हैं लोडिंग के ऊपर, जो लगभग 5 वेसल हैं। तो इसकी वजह से प्राइस एकदम से जंप किए हैं। जो प्राइस पहले ट्रेड हो रहे थे नॉन बासमती के अंदर, पारबॉइल्ड 5% ब्रोकन, $335 $332 तक नीचे आ गए थे। आज वापस 348 से $350 एफओबी ट्रेड हो रहे हैं। व्हाइट राइस के अंदर भी इसी तरीके से डिमांड बनी हुई है रेगुलर, और उसके अंदर अभी जो प्राइस पहले $335 तक नीचे आ गए थे 25% ब्रोकन के लिए, आज वो आराम से 345 350 के बीच में ट्रेड हो रहे हैं। 5% ब्रोकन व्हाइट राइस $360 के अंदर ट्रेड हो रहा है। 100% ब्रोकन की बात करें तो 100% ब्रोकन जो $280 एफओबी तक चले गए थे, आज 100% ब्रोकन व्हाइट राइस अगेन 295 से $300 की मार्केट आ चुकी है। अभी हमारे के पास, क्योंकि थाईलैंड और इंडिया के अंदर बीच में काफी बड़ा गैप है प्राइसेस के अंदर। थाईलैंड और यदि इंडिया के हम पाकिस्तान का और पाकिस्तान को लें साथ में, तो इसके अंदर थाईलैंड का प्राइस और भारत का प्राइस लगभग $90 से $100 पर मीट्रिक टन का डिफरेंस है पारबॉइल्ड राइस के अंदर। बासमती के ऊपर आते हैं तो बासमती के अंदर भी तेजी आई है। लगभग आप समझें 10% की तेजी देखने को मिली है जब से ये ईरान वार का थोड़ा सेटल डाउन हुआ है। कुछ शिपमेंटें ऑलरेडी मूवमेंट होने लगी हैं। तो जो राइस 80 रुपीस बिक रहे थे, आज 90, 92, 93 रुपीस हो गए हैं, जो कि आप यदि आंकड़ों के अंदर देखें तो 12 से 13% की तेजी उसमें दर्ज की गई है। और इसके अंदर जैसे ये सुमुत मूवमेंट होगी ईरान की और हार्मुज खुल जाएगा फुली, तो इजीली आप इसको बासमती के अंदर भी कम से कम 15-16% की टोटल ओवरऑल तेजी देखने को मिलेगी। और नॉन बासमती के अंदर भी चांस है तेजी का, मंदे का कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि नई क्रॉप आने में लगभग अभी 5 से 6 महीने हैं। तो 4-5 महीने के अंदर हमारे को नॉन बासमती और बासमती दोनों के अंदर, बासमती में मैं कहूंगा 12% की तेजी देखने को मिलेगी, और नॉन बासमती के अंदर मिनिमम से मिनिमम आप $15 से $20 की और तेजी देखने को मिलेगी। इसी राइस को जो आज $345 में ट्रेड हो रहा है, 25% ब्रोकन, कोई बड़ी बात नहीं। इसको 360 एफओबी आप देख पाएंगे आने वाले जल्दी 15-20 दिन में भी हो सकता है और 1 महीने के अंदर। तो तेजी का ट्रेड है और ये अच्छा है हमारे ट्रेड के लिए, किसानों के लिए अच्छा है, क्योंकि नई फसल आने वाली है। उससे पहले भी
काफी यदि प्राइसेस ऊपर बढ़ेंगे तो पुराने स्टॉक रिलीज होंगे और इजी आउट होगा। पॉइंट टेकन। तो यानी कि डिमांड यहाँ पर अच्छी है, ईरान की वजह से यहाँ पर एनीवेज सप्लाई में हमने कंसर्न्स आते हुए देखी हैं और आगे जाके चावल के भावों में कंसर्न्स बनी रह सकती हैं, एज इन प्राइसेस में तेजी आने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर गर्ग एंड उमा शंकर जी, आपका भी साथ जोड़ने के लिए और उन तमाम मुद्दों पर अपनी राय भी रखने के लिए। इसी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर उठापटक जारी है। कल देर रात हमने $4200 पर आउंस के भी लेवल्स बनते हुए देखे थे, लेकिन हर अपटिक पे कुछ मुनाफा वसूली, आधे % की गिरावट के साथ फिलहाल कारोबार। वंदना, कैसे देखती हैं सोने चांदी को, क्या करने की राय देंगी? मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते बेस एक अच्छा बना था मनीषा, और कुछ यहाँ पे डेटा कंसर्न भी आ रहा है और डॉलर इंडेक्स में एक थमता हुआ नजर आ रहा है, बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। 4115 का एक लेवल है, मुझे लग रहा है 4115 4125 वाला एक रेंज है जहां तक प्राइसेस करेक्ट हो सकती हैं, लेकिन वहां से बाइंग रिटर्न आ सकती है और मुझे लग रहा है कि एक बारी 4250 वाला रेंज आ सकता है। तो स्ट्रैटेजी वही होनी चाहिए कि करेक्शन पे ही यहाँ पे बाय करना चाहिए। हम अगर एमसीएक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि 1,46,200 300 एक बढ़िया लेवल है जहां पे बाइंग करनी चाहिए। ज्यादा बड़ा टारगेट ना रखते हुए 1,48,000 1,49,000 वाला एक रेंज आ सकता है। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब करीब 1,45,800 का, और मुझे लग रहा है कि इनिशियल एक करेक्शन रहेगा, उसके बाद फिर से एक बार बाइंग रिटर्न आ सकती है। पॉइंट टेकन। मेटल्स में क्या देखेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर भी इनिशियल मुनाफा वसूली के बाद हल्की खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आई है, चाहे वो कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है। कहाँ पर बेहतर फंडामेंटल्स हैं, कहाँ पर आप स्ट्रैटेजी देंगे? इंडस्ट्रियल मेटल्स में अगर थोड़ा सा अगर सिल्वर को ही ले लूं तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में हल्का एक करेक्शन है, $65 के करीब काफी ज्यादा मतलब बुआई था, तो वहां से रिटर्न आ रही है मार्केट। $61 का मुझे लग रहा है कि एक सपोर्ट लेते हुए फिर वापसी होगा, तो 2,32,35,000 मुझे लग रहा है कि वहां पे एक बाइंग करनी चाहिए। इस बार हो सकता है कि प्राइसेस एक बार ऊपर की तरफ 2,46,000 के करीब जाए। और मेटल्स से मुझे लग रहा है यहाँ पे मनीषा की एक तो यहाँ पे बहुत बढ़िया कमोडिटी है, जिंक है। जिंक में हम लोगों ने 19,000 का डेफिसिट भी इस बार मतलब देखा है कि आ सकता है मार्केट में। यहाँ पे बाइंग बड़ी फर्म हो रही है, तो 369 भी अगर मिलता है तो यहाँ बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। और मुझे लग रहा है जो प्रीवियस जो हम लोगों ने एक रिसेंट हाई देखा था 374 375 वाला जोन एक बार फिर से आ सकता है। स्टॉप लॉस 367 का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी है जो ग्रेजुअली यहाँ पे बढ़ रही है, अभी तो फिलहाल रेंज में है, लेकिन कॉपर मुझे लग रहा है कि 1289 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए 1305 के लेवल के लिए, ज्यादा बड़ा नहीं, और स्टॉप लॉस 1287 का लगाना होगा। और धीरे धीरे यहाँ पे कॉपर जो है 1310 से 1335 वाले जोन में आता हुआ दिखाई दे सकता। तो ये दो कमोडिटी मुझे फिलहाल अच्छी लग रही है। कच्चा तेल आपकी स्क्रीन पे लेके आएंगे क्योंकि यहाँ पर हल्की सी मुनाफा वसूली अब भी जारी है। पिछले हफ्ते और पिछले 4 हफ्ते में लगातार यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, 42% की गिरावट अपने वॉर हाइज से अब कच्चा तेल यहाँ पर दर्ज कर चुका है। वंदना, लेकिन 70 तोड़ना अभी भी इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, काफ़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है, लेकिन आपको लगता है 70 एक स्ट्रॉन्ग ना सही लेकिन एक रीसेंट नियर टर्म सपोर्ट तो बना रहा है? मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ रुकना चाहिए। और क्रूड में अगर हम देखें तो वैसे भी 115 120 की कमोडिटी अब यहाँ पे 72 आ चुकी है, और ग्राउंड लेवल पे देखें तो जहाँ 20 मिलियन बैरल पर डे का यहाँ पे कह सकते कि आवाजाही थी, ट्रांसपोर्टेशन था, वो अभी 5-7 पे ही है। 10 की बात आ रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि इतना ज्यादा हो रहा है, बीच बीच में एस्केलेशंस आते हैं। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ओपेक ने बात बढ़ाने की भी करी है, फिर भी एक बार मुझे लग रहा है जैसा आप 70 बोल रही है ना, ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और ऑन चार्ट भी ये दिख रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट लेना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल्स भी हो सकता है यहाँ पे देखने को मिले, क्योंकि हम पीक डिमांड सीजन में भी एंटर कर रहे हैं, ये भी बात ध्यान में रखना होगा। $75 मुझे लग रहा है ऑन हायर साइड। ब्रेंट की बात करें, अगर मैं WTI की बात करूं, मुझे लग रहा है कि $65 $67 एक यहाँ पे रेंज है। इसके बाद हो सकता है कि इसमें हम $72 भी इनफैक्ट आता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि वॉर की वजह से इन्वेंट्रीज यहाँ पे हम लोगों ने ड्रॉप डाउन आता हुआ देखा था, और ये कंटिन्यूअस अगर रहता है तो लोअर लेवल से एक बाइंग आएगी। और एक चीज और भी है, पुट साइड में काफी हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अब लोअर साइड जो है वो प्रोटेक्टेड है थोड़ा। पॉइंट टेकन। आज का बाजार अच्छा था, इक्विटीज में हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखिए, कुछ फायदा यहाँ पर रुपए में लगातार था। यूएस से कुछ क्यूज नहीं थे क्योंकि फ्राइडे को 4 जुलाई के लिहाज से यूएस मार्केट्स बंद थे। रुपए में आगे जाकर अब क्या सेंस है, ये हफ्ता इंपॉर्टेंट है, यूएस फेड मीटिंग के मिनट्स यहाँ पर आएंगे। डॉलर इंडेक्स में हल्की सी गिरावट आई है, लेकिन रुपए में वो इनिशियल तेजी के बाद धीरे धीरे ग्रेजुअल हमने अब इसको 95 के रॉन्ग साइड पे जाता हुआ देखा है, मोर टुवर्ड्स 96। 15 रुपया कैसे देखेंगी?
मुझे लग रहा है कि अभी हम क्रूड बास्केट को मतलब यहाँ पे रेफर करें वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो $72-74 के करीब है, जबकि WTI 68-67 है और ये $72 है। तो हमारा जो क्रूड बास्केट है वो यहाँ पे हायर साइड है। इंपोर्ट बिल अभी भी हम यहाँ पे ज्यादा दे रहे हैं, जो स्क्रीन से दिख रहा है उससे हम ज्यादा दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अभी रुपया बिल्कुल लग रहा है कि इसका जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस है 95.75 वहां पे आके थम सकता है। और अभी मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में, क्योंकि एक मुझे हल्का बाउंस क्रूड में लग रहा है, तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि रुपया भी इन लाइन विद क्रूड का जो बाउंस आएगा डिप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा और 95.75 आ सकता है। जबकि डॉलर इंडेक्स में भी एक बाउंस आ रहा है, वो भी रुपया को कमजोर कर सकता है और डॉलर इंडेक्स यहाँ पे 101.40 तक आ सकता है। तो क्रूड का एक एक्सपेक्टेड बाउंस और डॉलर इंडेक्स में एक्सपेक्टेड अपसाइड थोड़ा मुझे लग रहा है डिप्रिशिएट करके कम से कम 25-30 पैसे का डिप्रिशिएशन ला सकता है। ऑल राइट, तो रुपए में थोड़ी सी और गिरावट यहाँ पर बाकी है। 96 ना सही लेकिन 95.75 तक के लेवल्स आप शायद स्क्रीन पे बहुत जल्द देख पाएंगे। वंदना एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने का, तमाम कमोडिटीज़, रुपए, बारिश सब पर अपनी राय भी देने के लिए। वेल इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए हमारे साथ ही NBC आवाज़ पर। हम लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।